रजिया सुल्तान आ गई हैं। कल फोटो में दिखा दिए थे आपको रजिया सुल्तान कैसी दिखती है, क्या है। थोड़ा सा बैक करने दो, थोड़ा गड़बड़ा गया फिर से। चलिए, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो रजिया जी कहाँ गई? हाँ, तो हम लोग सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? मंगोल। क्या है? मंगोल। मंगोल के बारे में हमने डिस्कस किया ना कि मंगोल क्या है। वैसे हम लोगों ने देखा कि मंगोल क्या है। तो मंगोल एक चीन के उत्तर के गोबी रेगिस्तान में रहने वाले निवासी थे। हम लोग ने डिस्कस किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ घूमने फिरने वाली एक अर्ध सभ्य जनजाति थी। मतलब ये जो है, ये सब क्या है? अर्ध सभ्य जनजाति है। क्या है? अर्ध सभ्य जनजाति है। याद रहेगा ना? चलो थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, ओके, ताकि सुविधा आपको रहे। चलिए अब सही है, माफ़ी चाहते हैं, अब नहीं होगा आपको परेशानी। तो ये अर्ध सभ्य जनजाति है। कैसी जनजाति है? अर्ध सभ्य जनजाति है। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया ना। और वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जनजाति थी जिसका काम था पशुओं का और इन सब का पालन करना। क्या करना? मेरे पास नहीं है इतना कि हम बार बार एक चीज़ को कराते रहें। तो देखो, तो हम लोगों ने मंगोल को देखा था, कल कंप्लीट हो गया था मंगोल दिल्ली सल्तनत से। और उसके बाद हमने कल बताया था रजिया सुल्तान के बारे में। किसके बारे में बताया था? रजिया सुल्तान के बारे में। तो देखो, जैसे आपका यह कहानी जो हम समझा रहे थे कल, उस कहानी के हिसाब से देखें, तो कहानी के हिसाब से अगर हम देखें तो इल्तुतमिश जो था वो गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर बैठने के बाद वहाँ पर वो खत्म हुआ उसका कहानी। ठीक है, उसने अरबी सिक्के चलवाए थे, मिन्हाज से उल्हाज का उपाधि धारण किया था, तब कबे निसरी का रचना किया था। और इसके पूछेगा तुमसे एक सवाल कि विद्वान इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री का नाम क्या था? एक छोटा सवाल है, कमेंट में बता देना, ठीक है, वीडियो के। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण करने का पूरा काम किसका हुआ था? इल्तुतमिश का हुआ था। याद हो गया? किसका हुआ था? इल्तुतमिश का हो गया था। और भारत में मकबरा निर्माण, जैसे हम उस दिन भी चर्चा किए थे, लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे ना कि जो मकबरा होता है, मकबरा मतलब मस्जिद का गुम्बद वगैरह, गेट का जो द्वार होता है जिसको कह सकते हो मुस्लिम में, ये सब बनवाने का जो काम है उसी को मिला था। और जैसे ही इल्तुतमिश 1200 कब मरा था? 36 में मरा था। याद आया ना? 1236 में मर गया था इल्तुतमिश, हम लोग कल पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में। तो 1236 में जब वो मर गया था, तो मरने के बाद क्या हुआ था कि उसका बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन। याद रखना, इल्तुतमिश के बाद कौन बैठा था? उसका बेटा नसीरुद्दीन गद्दी पर बैठा था। लेकिन वह अयोग्य शासक था। कैसे शासक था? अयोग्य शासक था। आगे करते हैं, नहीं तो भाग जाएगी। तो रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। किसका बेटा था? इल्तुतमिश का था। किसका बेटा था? इल्तुतमिश का बेटा था। याद रहेगा ना? तो रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा, वो किसका बेटा था? इल्तुतमिश का था। तो इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन उसको बैठाया कौन था? तो अमीर लोग बैठाए थे। कहाँ के बैठाए थे? वहाँ के अमीर लोग बैठाए थे। जैसे किसी को हम नेता बना देंगे, है तुम नेता बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, बाद में तुम मेरे लिए काम करना, तो वो बाद में उनके लिए काम करने लगेगा। लेकिन एक समय बीतने के साथ साथ है ना, उसको अपने कर्तव्य का एहसास हो गया और वो राजा जितना भी अमीर लोग उसको बैठाए थे ना, उसके खिलाफ चला गया। क्या चला गया? खिलाफ चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि उसको हटा करके गद्दी पर 1236 में ही कुछ ही दिनों में रजिया सुल्तान को बैठा दिया, जो कि पहली मुस्लिम शासिका थी। क्या थी? पहली मुस्लिम शासिका थी। ये बार बार एग्जाम में आएगा। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। उसको गद्दी पर बैठा दिया गया इल्तुतमिश को हटा करके। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो में। तो देखो, प्रथम मुस्लिम शासिका तुमसे पूछे तो क्या नाम बताना है? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के पुत्र का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज। इसको हटा करके रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, चलो स्ट्रांग बन के रहना। अब देखो ध्यान से, रजिया ने जनतांत्रिक आधार पर जनता के सहयोग से फिरोज शाह को हटाकर दिल्ली की सत्ता प्राप्त किया था। क्या किया था? फिरोज शाह को हटा करके दिल्ली की सत्ता को उसने, रुकनुद्दीन फिरोज है ना, उसी को जनता की सहायता से, क्या करके? जनता की सहायता से हेल्प करके। ये ऐसी महिला थी जो पर्दा प्रथा को त्याग कर दी थी। क्या कर दी थी? यानी पर्दे में रहना इसको पसंद नहीं था। उसके बाद पुरुषों की तरह चोगा और काबा। चोगा जो होता है एक झोला टाइप का, बोला नीचे से लेकर ऊपर तक शर्ट होता है। क्या होता है? वो बाबा जी पहनते हैं ना, साईं बाबा को देखे होंगे, एक झोला टाइप का शर्ट होता है, ऊपर से नीचे तक जेबें सब उसमें बना रहता है साइड में, वैसा टाइप का कुर्ता बोल सकते हो।
मुस्लिम के हिसाब से। और कुल्हा, कुल्हा का मतलब टोपी। तो ये पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। क्या जाने लगी थी? जाने लगी थी। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, अब उसके बाद रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए खुर की उपाधि नियुक्त दिया था। देखो, घोड़ा के पैर में खुर होता है, क्या होता है? बोलता है ना, घोड़ा के पैर में जो नाल लगता है वो खुर बोलते हैं। तो उसी शब्द से पूरे लाइन को याद रखना कि रजिया के जो घोड़े का सरदार था, यानी घोड़े का मालिक था, उसका क्या नाम था? जमालुद्दीन याकूत। क्या नाम था? जमालुद्दीन याकूत। क्या नाम था? जमालुद्दीन याकूत। याद रहेगा, अच्छे से इसको रख लो। अगर हम बात करें, यहाँ पे रजिया ने शादी भी किया था। अल्तुनिया नामक एक व्यक्ति था। क्या नाम था? अल्तुनिया। उससे इसने क्या किया था? शादी किया था। अल्तुनिया के साथ शादी कौन किया था? रजिया ने। ठीक है। और याकूत और अल्तुनिया सरदार थे जिससे रजिया ने उच्च पदों पर नियुक्त किया था। मतलब याकूत और अल्तुनिया ऐसे सरदार थे उस समय जिसको इसने अपने गद्दी पर बैठने के बाद उच्च पद पर नियुक्त कर दिया था। और अमीर, क्या नाम था उसका? याकूत को अमीर ए अखूर का अध्यक्ष बनाया था। अल्तुनिया से विवाह हो गया था। बाद में गैर तुर्क को सामंत बनाने के खिलाफ, ठीक है, रजिया के प्रयासों से तुर्की और अमीर हो गए उसके विरुद्ध। अब देखो, नियम ये था उस समय कि जो तुर्क है ना वही गद्दी पर बैठेगा। क्या नियम था? सब तुर्की से आया था, याद बताया था ना कल। तो तुर्क से आया था, अरब का नहीं था, अरब वाला वो दूसरा था। तो ये सब तुर्क का ही ना खानदान है एक तरह से। तो ये लोग जब गद्दी पर आने से बैठे तो नियम था कि जो तुर्क लोग होगा ना या रिलेशन रखता होगा वही गद्दी पर बैठेगा। लेकिन जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी ना तो उसने क्या किया कि सबको चेंज कर दिया। उसने गैर तुर्क को गद्दी पर बैठा दिया। इससे क्या हो गया? तुर्क तो विरोध हो ही गए, अमीर भी उससे विरोध हो गए। अंत में उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठा दिया गया? मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गया। सुनिएगा ध्यान से, जब यह गलत काम की, मतलब तुर्क के खिलाफ चली गई, किसी और को बैठा दी गद्दी पर, जैसे इसने अल्तुनिया, क्या नाम, याकूत और अल्तुनिया को बैठाया था ना, वैसे ही टाइप का काम किया था। गैर तुर्कों को सामंत बना दिया था। तो उनके खिलाफ जा करके इन्होंने क्या किया कि मुइनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। किसको बैठा दिया था? मुइनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन इसके खून में भी राजनीति थी। इसने कहा किया अल्तुनिया से शादी कर लिया। क्या कर लिया? अल्तुनिया से शादी कर लिया। और सोचा कि शादी कर लेंगे तो इमोशनल होकर सब हमको वोट दे देगा, मतलब गद्दी पर बैठा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जनता में उसका सपोर्ट था। क्या था? क्योंकि देखो, सिर्फ जनता के सपोर्ट से कोई सफल नहीं हो सकता ना। अमीर का भी वहाँ उस समय, जैसे क्या, पूंजीपति का, पैसा लगाने वाले लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो उस वक्त पैसा लगाने वाले इसके विरोध हो गए थे क्योंकि इसने एक बार गलती कर दिया था। क्या गलती कर दिया? गैर सामंतों को गद्दी पर बैठा दिया था। क्या कर दिया था? गैर सामंतों को। अब उसके बाद क्या हुआ कि रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हो गई। अब उसके बाद उसने फिर से कहा कि गद्दी पर बैठने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और वह असफल रही। अंत में 13 अक्टूबर 1240 को, डेट याद रहे या ना रहे, लेकिन 1240 आपको याद रखना है। 1240 को कैथोल के पास में डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी गई कहा जाता है। लेकिन इनकी हत्या हुई नहीं थी, करवाई गई थी अमीरों के द्वारा। क्योंकि ये अगर फिर से गद्दी पर बैठ जाती ना, और ये बैठ जाती, था ना जनता में इसका पहुँच, और ये बैठ जाती तो अमीर का दमन होता, अमीर का नुकसान होता, अमीर लोग जितने भी थे ना उनका। तो इन्होंने क्या कर दिया? डाकुओं को फिरौती वगैरह दे करके 1240 में इनकी हत्या करवा दी। ठीक है। और रजिया सुल्तान का सबसे बड़ा असफलता का कारण था कि उसको पिता के थ्रू इल्तुतमिश, इसके पिताजी थे ना, उनके थ्रू तो मिल गया। कोई पूछेगा आपसे कि रजिया सुल्तान आखिर असफल क्यों हो गए लास्ट में? देखो, पिता के थ्रू तो इसको मिल गया था, योग्य भी थी, लेकिन क्या हुआ था कि महिला को कोई गद्दी पर एक्सेप्ट नहीं करता था। बहुत सारा समाज में होता है ना, पहले महिला को पहले पर्दा प्रथा था, ये था, वो था, बहुत सारे सिस्टम में रखना पड़ता था। तो मुस्लिम में थोड़ा ज़्यादा था, पर कोई महिला आज तक उठी है गद्दी पर? जैसे अभी कहोगे सब भारत में तो गद्दी पर बहुत सारा बैठ गया, सोनिया गांधी बैठ गई, इंदिरा गांधी बैठ गई, ये बैठ गई। तो ये आज़ाद भारत की बात कर रहा है। उस समय तो कुछ था ही नहीं। उस समय महिला होके इतना आगे आकर के, जैसे इससे भी, अब जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, ये हो गए, बहुत सारा थे ना जी, राजा महाराजा थे इसके पहले। तो वो सब के समय नहीं थे क्या? महारानी लोग नहीं ना आते थे। लेकिन ये पहली महिला शासिका हुई जी थी मुस्लिम में जो गद्दी पर बैठी थी। तो यही सबको खटक रहा था कि महिला होके आगे कैसे बढ़ गई, इतना आगे कैसे जा सकती, नहीं जाने दिया गया। तो इनको बाद में इनकी हत्या करा दी गई और बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब बहराम शाह क्या था? अमीरों का गुलाम।
क्या था, अमीरों का गुलाम, जैसा कहा वैसा किया, बात खत्म। लेकिन आगे चल के नाइब यानी कि नाइब ए क्या नाम इसका, मामलिकत का स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था सुल्तान के अधिकारों को कम करना। और 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली पर की गद्दी पर बैठ गया, जिसका शासन 1246 तक चला। तो इसके बाद इसकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद गद्दी पर कौन बैठ गया था, बहराम शाह। कौन बैठ गया था, बहराम शाह। अब बहराम शाह के बाद जो है ना, ये छोटा मोटा व्यक्ति जो हम यहाँ वीडियो में नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताते रहे, ओरल सुन लेना, बाद में तुमको मिल जाएगा। तो बहराम शाह जो गद्दी पर बैठा, तो उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा था 1242 में। ये नाम यहाँ नहीं है, अलाउद्दीन मसूद शाह। थोड़ा थोड़ा ऊपर में हम डील किए थे पिछला वीडियो में, तुम देखोगे लिस्ट बना होगा 11 लोग का, दिल्ली सल्तनत का था ना, तो वही चीज़ था, याद रखना सब चीज़ को। तो इसके बाद 1242 से लेके 1246 तक कौन बैठा गद्दी पर, इसका नाम क्या था, तो नाम याद रखना, अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन बैठा था, अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या बैठा था, अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा था, थोड़ा सा याद रखना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि कहानी शुरू हुआ, राजनीति फिर से चेंज ले लिया, और वहाँ से बलबन एक्टिव हो गया। कौन एक्टिव हो गया, बलबन। बलबन भी खतरनाक व्यक्ति था, अच्छा कुशल व्यक्ति था, और ये अंतिम शासक हुआ था दिल्ली, सॉरी अंतिम शासक नहीं, सेकंड लास्ट था, कैमूर के बाद बना था। तो शमसुद्दीन कैमूर से अंतिम शासक बना था, ये बताते हैं आगे। तो देखो नसीरुद्दीन महमूद जो था ना, 1246 से लेके 1266 तक बना था। क्या बना था, 1246 से लेके 1266 तक बना था। इसका जीवन बिल्कुल सादा था, बिल्कुल आम आदमी था। इसको जो कहावत है ना, एक फिल्म देखे हो नहीं, रोड से उठा के एक्टर बना दूंगा, नाना पाटेकर, याद आ गया, कौन सा मूवी, वेलकम, वही था। ये रोड से उठा के इसको गद्दी पर बैठा दिया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा, बलबन खुद नहीं बैठा था, पहले इसको बैठाया था। और इसका जीवन बिल्कुल ही सादा था, यानी कुछ नहीं था। यह जो है नसरुद्दीन महमूद के समय समस्त सत्ता मलिक नायाब बलबन के हाथों में थी। क्या थी, असली में ये पर्दे के आगे था, लेकिन पर्दे के पीछे कौन था, बलबन था। कौन था, बलबन था। और यह काम क्या करता था, इस्लाम के हिसाब से यह कुरान की नकल और टोपी सीकर जीवन को यापन करता, मतलब एक टोपी बनाने वाला व्यक्ति था। क्या था, तो कितना जीवन इसका सामान्य होगा। टोपी बनाने वाला व्यक्ति उस समय राजा बन जा रहा था, तो बनवाया जा रहा था ना, ठीक है। बलबन ने नाइब ए क्या नाम इसका, मामलिकत, क्या है, नाइब ए मामलिकत की उपाधि धारण की थी। तुर्कों का ये विरोध करता था। क्या करता था, तुर्कों का बिल्कुल विरोधी था। भारतीय मुसलमान रेहान को नायाब बनाया। क्या बनाया, और पुनः बलबन जो है नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु जब 66 में हो गई थी, तब गद्दी पर खुद बैठ गया। मतलब मेन मकसद इसको खुद ही बैठा था, लेकिन खुद नहीं बैठा। शुरुआत में पहले किसको बैठाया, इसने नसरुद्दीन महमूद को बैठाया। और महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। क्या दी थी, एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी कभार, लूसेंट में दिया हुआ है कि जब 1246 में, डेट याद रखना, 1246 में नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया गया, तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी, तो याद रखना है, उल्गू खां की उपाधि दी थी। बंद करो, उल्गू खां की उपाधि क्या दी थी। हाँ, तो ऐसे बोलता है, आप बहुत गरीब आदमी को बैठा दिए गद्दी पर, आप तो बहुत अलग है, एकदम अलग है, आप उल्गू खां हैं, अलग खां हैं, इस तरह से बोल के उसका मतलब उपाधि दिया गया उनको। मजाक कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। बलबन जो था अमीर के हाजिब के पद पर रहा, और बलबन खुद जो है ना गद्दी पर नहीं बैठा, मात्र एक हाजिब नाम का पोस्ट था, उस पर वो बैठा रहा। बलबन ने अपनी लड़की की शादी भी रुकनुद्दीन नहीं, और क्या नाम था, नसीरुद्दीन महमूद से करा दिया था। अब लड़का होनहार हो गया जी, पहले टोपी से था, अब राजा बन गया है, तो शादी नहीं करवाएगा, शादी करवा दिया अपनी बेटी का। इससे क्या हो गया कि वो जो है इसके खिलाफ कभी नहीं गया, ससुर जी बन गया ना, पिताजी का लेवल बन गया, तो खिलाफ नहीं गया। बाद में जब ये मरा तो सत्ता तो हथिया ही लिया था। वो जानता था कि अगर हम जाएंगे ना गद्दी पर बैठने के लिए तो बहुत लड़ाई होगा, ये होगा वो होगा, तो ये कूटनीति या राजनीतिक लगाया, और राजनीतिक लगाने के बाद नसरुद्दीन को बैठा दिया, बाद में बेटी का शादी भी करवा दिया। ये रिलेशन के बाद उसके बाद जब मरा तो उसकी गद्दी पर, मरा कि मार दिया पता नहीं, उसकी गद्दी पर बैठ के अपना शासन किया।
बलबन का सामना मंगोल नेता हलाकू से हुआ था 1294 में और उससे संधि कर ली थी। याद रखिएगा, नसरुद्दीन महमूद जो थे वो क्या करते थे, टोपी तो बनाते ही थे, नकल भी करते थे। नकल मतलब फोटोकॉपी की मशीन का विकसित नहीं ना था, तो वो क्या करते थे, कुरान को उतार के दूसरा कॉपी में उतार के बेचते थे लिख के। आप मान के चलो 500 पेज का कोई किताब है, तो उस समय फोटोकॉपी की मशीन नहीं है और कोई इंसान उसको उतार के पन्ना में दूसरा कॉपी में दे रहा है, तो वो तैयार करके तो पैसे दोगे ना। तो वो भी एक बिजनेस था। क्या था, तो ये फोटोकॉपी का मशीन का काम करते थे, यानी जीरोक्स का दुकान चलाते थे उस समय में, कह सकते हो। कौन, नसरुद्दीन महमूद। तो 1265 में इनकी मृत्यु हो गई। 66 में गद्दी पर कौन बैठ गए, भाई साहब बलबन। कौन आ गए, इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था, गयासुद्दीन, हाँ, तो गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन जब 1266 में बैठे हैं तो 1266 से 86 20 साल चलेंगे। कितना चलेंगे, 1266 से 86 कितने साल चलेंगे, 20 साल चलेंगे। तो 20 साल तक ये उसकी गद्दी पर काम करेंगे, अपना मेहनत करेंगे जो करना है। तो इनका नाम था पूरा बहाउद्दीन गयासुद्दीन, ठीक है। उल्गू खां भी कहते हैं। उल्गू खां कौन कहा इनको, इनको नसरुद्दीन महमूद शाह। कौन बोला था, नसरुद्दीन महमूद शाह। इनको कौन सी उपाधि दिया था, उल्गू खां की उपाधि दिया था। याद रहेगा ना, ठीक है। अब यह जब गद्दी पर बैठे हैं तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा पद का पुनः स्थापना करने के लिए राजत्व संबंधी विचारधारा को प्रस्तुत किया। यानी बलबन ऐसे व्यक्ति हुए थे, क्या हुए थे, ऐसे व्यक्ति हुए थे जिन्होंने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। शुरुआत में क्या हुआ था, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा जो है ना धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो जब ये गद्दी पर बैठे हैं यानी बलबन, तो उन्होंने सुल्तान पद के प्रतिष्ठा को बना के रखा, यानी सेट करके रखा। यह इलबरी तुर्क थे और इल्तुतमिश का गुलाम भी थे। क्या थे, आगे चल के ये गुलाम भी थे। क्या थे, 1233 में यह इलबरी तुर्क भी थे और साथ में क्या थे, इसका इल्तुतमिश का गुलाम भी थे। इनके द्वारा काम क्या हुआ था, पहले काम को समझेंगे, फिर हम और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देते चल जाएंगे, अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। इन्होंने मेवाती डाकुओं से संपत्ति की थी, समाप्ति की थी। क्या थी, मेवाती डाकू थे, उनके साथ समझौता किया था, उनको खत्म कर दिया था, उनको मार दिया था, यानी उनका खात्मा कर दिया था। बलबन के राजस्व का सिद्धांत था ईरान शासकों से प्रभावित, मतलब जो बलबन का जो राजस्व का सिद्धांत था ना, यानी रेवेन्यू का जो प्रिंसिपल था, यानी पैसा कैसे कमाना है, वो ईरान के जो पार्शियन रूलर्स थे ना उनसे प्रभावित थे। इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी की समाप्ति की थी। ये तुर्कान ए चहलगानी होता क्या है जी, किसी को याद है? इल्तुतमिश के समय 40 सरदारों का एक सिस्टम बनाया गया था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, इन्होंने गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था, जिसका नाम था बरीद ए मुमालिक। क्या था, बरीद ए मुमालिक। एग्जाम में पूछ लेता है कि जो गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया था इनके द्वारा, उसका क्या नाम था, तो बरीद ए मुमालिक। क्या नाम था, बरीद ए मुमालिक। उसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ कि दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना, तो सैन्य विभाग को क्या कहते थे उस समय, दीवान ए अर्ज। क्या कहते हैं, दीवान ए अर्ज। नवरोज उत्सव का आरंभ करने वाला व्यक्ति का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बलबन है। आपको रिवीजन करके याद कर लेना है, ठीक है। सीरी नामक नगर बसाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो बलबन है। तो आपको इस सारे कामों को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावे बलबन ने अपने लिए जिला अल्लाह यानी ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग किया था। मतलब बात को अभी हम यहाँ पे और डीप में जाके तुमको समझाते हैं, थोड़ा सा पहले से इसको समझ में आया ना। तुर्कान ए चहलगानी का समाप्ति कौन किया था, बलबन किया था। स्थापना कौन किया था, इल्तुतमिश किया था। पूरे कहानी को माइंड में बना लेना, एक बार फिर रिकैप कर लोगे ना, पूरा कहानी बोल दोगे ना स्टोरी में, तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बरीद ए मुमालिक, क्या नाम है इसका, बरीद ए मुमालिक, यानी एक गुप्तचर विभाग है। आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, बरीद ए मुमालिक, ठीक है। अगर तुम हमको गुप्त सूचना दोगे तो मुँह से तुमको मांगा हुआ पैसे दे देंगे, है ना, मुँह मांगा पैसे दे देंगे, तो मुमालिक है, मुँह से मांग लो दे देंगे। अरे कोई गुप्त बात बताओ मोदी जी के बारे में। उसके बाद दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, देखो सैन्य विभाग को कहते थे। क्या कहते थे, विभाग का नाम पूछ लेता है कभी कभार। नवरोज उत्सव का आरंभ करता, क्या नाम था इनका, बलबन, ठीक है। इन्होंने नवरोज फेस्टिवल को शुरू किया था। सीरी नामक नगर बसाया था, क्या बसाया था, सीरी नामक नगर बसाया था, किन्होंने, बलबन ने, ठीक है। अन्य तथ्य की बात करें
तो विद्वान, अगर हम विद्वान की बात करें तो अमीर खुसरो, क्या नाम है इनका, इनके दरबार में रहने वाले व्यक्ति का नाम था अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये इसके दरबार में रहते थे। 1286 में इनकी मृत्यु हो गई थी और अंतिम शासक आए थे कैमूर्स। कौन आए थे? हाँ, अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना हुई थी इसके बाद, यानी इनकी हत्या हुई थी, यानी कैमूर्स की शमसुद्दीन कैमूर्स इनका पूरा नाम है। नाम को याद रखना, क्या नाम था इनका? शमसुद्दीन, हाँ शमसुद्दीन कैमूर्स तो इनका नाम था। इनको मार करके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। क्या किया था? खिलजी वंश का स्थापना किया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और काम हुए थे बलबन के द्वारा। क्या हुए थे? बलबन के द्वारा। तो बलबन के द्वारा जो कुछ छोटे मोटे काम थे ना, वो चर्चा करेंगे और यहाँ से हम इसका रिवीजन कर लेंगे एक बार, शॉर्ट रिवीजन, जिसमें पूरा स्टोरी तुमको शुरू से लेकर लास्ट तक समझा देंगे। याद कर लेना और बार बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो किसी एक एग्जाम के व्यू से अब नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी आधा घंटा हम लोग प्रैक्टिस कर रहा है ना, ये फॉरएवर एग्जाम के लिए है। बाकी तुम अभी एमटीएस का एग्जाम है तो स्टैटिक पढ़ो ढेर सारा, रिवीजन करो ऑब्जेक्टिव ढेर सारा, थ्योरी जो तुम कर रहे हो वो फॉर ऑल एग्जाम के लिए रिवीजन हो रहा है। एक बार पढ़ लो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं है, हमको खत्म करना है इसको, इसके बाद हम आगे बताएंगे। तो देखो बलबन के दैवीय राजत्व, क्या बोलते हैं, राजतत्व का सिद्धांत क्या था? तो सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व कहा गया था बलबन के हिसाब से। यानी क्यों इसने सुल्तान पद को मान्यता दी थी? क्योंकि इसने इसलिए कहा था कि जो सुल्तान है ना वो अल्लाह का प्रतिनिधि है। अल्लाह का प्रतिनिधि मतलब जो अल्लाह हर जगह नहीं ना होंगे तो अपने एक बंदे को भेज देते हैं और बंदा सुल्तान है। सुल्तान जो बोल दिया वो अल्लाह का वाणी। तो इस तरह से दैवीय राजतत्व का सिद्धांत उसका सेटअप हुआ था। और उसने 2 पार्ट इसमें दिया गया, नियामत एक खुदाई और जिल्ले इलाही। याद आया? जिल्ले इलाही, आप महान है अकबर, याद आ गया? जिले इलाही किसके कहते थे? ऐसे तो अकबर के समय में चल रहा था ना जिले इलाही। तो जिले इलाही और नियामत एक खुदाई, ये 2 पार्ट इनका था। क्या था? 2 पार्ट था। इन्होंने खुद को कहा था कि हम तो ईश्वर की छाया है। क्या है? ईश्वर की छाया है, जो बोल दें वो पत्थर का लकीर हो जाएगा। और इस तरीक़ा से इन्होंने 2 पार्ट यानी कि प्रतिनिधि बनाया था। पहला में पैगंबर के बाद सुल्तान और ईश्वर का प्रतिनिधि। आपसे पूछ लेगा नियामत खुदाई का मतलब क्या होता है? मुस्लिम शब्द है ना, थोड़ा दिक्कत होगा। नियामत खुदाई का मतलब होता है पैगंबर के बाद का सुल्तान। किसके बाद का सुल्तान? पैगंबर के बाद का सुल्तान। और ईश्वर का प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ जिले इलाही। यानी आप जैसे एक मूवी में देखे हो ना, वेलकम मूवी में था जी जिले इलाही, किसको बोला जाता था? RDX को, याद आ गया? जिले इलाही अकबर को बोलते थे ना। मूवी नहीं देखते हो कभी कभार? एंटरटेनमेंट के लिए देख लेना। ऐसे टीवी पर सीरियल भी आता है ना अखबार, जिले इलाही जैसे उनको कहा था ईश्वर का प्रतिनिधित्व। आपको समझ में आया ना क्या होता है इसका मतलब? इसके बाद सिजदा और पैबोस, क्या था? इसने एक प्रथा शुरू किया था, सिजदा और पैबोस, इसके समय में ही शुरू किया गया था। सिजदा का अर्थ होता है घुटनों पर बैठना, यानी झुकना, यानी जो सुल्तान है उसके आगे आपको झुकना होगा घुटनों पर। और पैबोस का मतलब होता है पैरों को भी चूमना होगा। क्या करना होगा? कितना गंदा काम, पैरों को चूमना सुल्तान का। सही बात है। देखो अगर आप मान के चलो अभी शंकर भगवान आ जाए तो उनके पैरों को नहीं चूमोगे? अब मेरा पैर चूमोगे? नहीं चूमोगे। किसी का चूमोगे? घर पे नहीं चूमोगे, गंदा है। लेकिन भगवान आएंगे तो नहीं चूमोगे। ऐसा थोड़ी होगा कि उनका पैर तो एकदम बढ़िया से एकदम बोलता है ना कि धो दोगे। तो वही बात है, सुल्तान अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। क्या मानता था? बलबन बोलता था ना कि सुल्तान जो है पद ईश्वर का प्रतिनिधित्व पद है। तो आप समझ जाइए ईश्वर का नहीं अल्लाह का। उसके बाद अगर हम बोले तो आपको उसके आगे झुकना होगा। तो सिजदा और पैबोस नामक प्रथा कौन शुरू किया था? यहाँ से याद रखना है, बलबन भाई साहब। कौन करते हैं? पैरों को चूमना। क्या होता है? और सिजदा का मतलब होता है झुकना और झुक के घुटने के बल आगे बैठ जाना, ये होता है। सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती है। सुन लीजिए, आप भगवान को बोल सकते हो वैसे, देखो है भगवान मेरे लिए कुछ नहीं किया, एकदम वैसे वैसे बोल देते हो ना, पंडित जी के सामने बोल दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम बलबन के सामने सुल्तान की बुराई कर दोगे, गर्दन कटवा देगा। सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती है, ठीक है। सुल्तान पर निरंकुश होना अति आवश्यक था। यानी सुल्तान क्या था? नवरोज एक फेस्टिवल है मुस्लिमों का, ठीक है, उनके द्वारा शुरू किया गया था। नहीं, वो दूसरा है। कुलीनता के समर्थन यानी रक्त की शुद्धता का सिद्धांत भी इसने लाया था। क्या लाया था? कुलीनता का लौ और रक्त की नीति,
क्या बुलाया था? इसी को हम बोलते हैं लौह और रक्त की नीति। किसके द्वारा लाया गया था? इन्हीं के द्वारा लाया गया था। देखिए, लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा लाया गया था? इन्हीं बलबन के द्वारा लाया गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। देखो, हम थोड़ा बड़ा वीडियो बना रहे ताकि जानबूझ के तुमको एक बार में, कहीं हम 3 बुक को मिला के बना रहे ताकि तुमको एक बार में पूरा बात समझ में आ जाए, फिर ऑब्जेक्टिव करो ना, अपने आप सही हो जाएगा। अब बलबन में कुछ कोई पॉइंट छूट गया तो हम बताते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। चलिए, कुछ कुछ पॉइंट हम आपसे पूछते हैं अब शुरू से बलबन में। तो बलबन के समय में दैवी संस्था जो स्थापित हुई थी, ठीक है, उस दैवी संस्था के हिसाब से देखा जाए तो जिले इलाही शब्द का मतलब क्या था? ईश्वर का प्रतिनिधित्व या छाया। बलबन ने नियाबते खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधित्व का शुरू किया था। बलबन ने अपने दरबार में नियम और साज सज्जा में कौन सी शैली का प्रयोग किया था? सवाल ये है, बलबन ने अपने दरबार में नियम बनाने और जो डेकोरेशन काम होता है उसमें कौन सी सज्जा साज सज्जा का शैली का प्रयोग किया था? यूनानी या फिर ईरानी? यूनानी या फिर ईरानी? तो आपको बताना है ईरानी। कौन सी कला का इस्तेमाल किया था? ईरानी। उसके बाद तो उनसे पूछ ले, सजदा और पैबोस कौन शुरू किया था? तो बलबन किया था। कौन किया था? बलबन किया था। याद रखेगा ना। इसके बाद नवरोज फेस्टिवल का इस्तेमाल कौन किया था? बलबन ने किया था, जो कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित थी। ठीक है। बलबन ने सिक्कों पर एक नाम लिखवाया था, उसका नाम क्या था? कोई बता सकता है? बलबन ने सिक्कों पर एक नाम बताया था, उसका नाम क्या रखा था? खलीफा। क्या रखा था बालक? खलीफा। सिक्कों पे खलीफा गुदवाया था। क्या गुदवाया था? खलीफा। नाम खलीफा लिखा रहता था। क्या रहता था? क्योंकि हमने बोला था ना कि बलबन जो था सुल्तान को बहुत ज़्यादा मान्यता देता था। किसको देता था? सुल्तान को बहुत ज़्यादा मान्यता देता था। इसने चालीसा दल को नाश किया था। चालीसा दल को बोलते हैं तुर्के चहलगानी। क्या बोलते हैं? तुर्के चहलगानी। इसको इसने नाश किया था। हमने इसको चर्चा किया था। स्थापना कौन किया था जी तुर्के चहलगानी का? किसी को याद है? सिक्कों पे इसने शुरू किया था खलीफा। खलीफा नाम गुदवाया था सिक्कों पे इसने। कुछ कुछ अलग अलग बुक से पढ़िएगा ना तो थोड़ा डेटा बढ़ जाएगा। अब हम IAS का बुक उठाएंगे तो और डेटा बढ़ जाएगा, लेकिन हमको उतना डेटा नहीं बढ़ाना है, MCQ करते हुए चलना है ऐसे ही। ठीक है। अब इसके बाद आपको हम आगे देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बंगाल की राजधानी लखनऊ को विद्रोह का नगर इसके समय में कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल की जो राजधानी थी ना लखनऊ, क्या थी? लखनऊ को विद्रोह का नगर। तो सवाल एग्जाम में आ जाए कि बलबन के समय में विद्रोह का नगर किसे कहते थे? तो बंगाल की राजधानी थी लखनऊ, उसको कहते थे। क्या कहते थे? हाँ। दीवाने अर्ज का मतलब कोई बता सकता है? एनीवन ऑफ यू? अर्ज, अर्ज किया है, हमला किया है। अरे सैन्य विभाग। ठीक है। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे किसके दरबार में रहते थे? बलबन के। अब बलबन कब मर गया? 1278 में। 78 में लगभग इसी रेंज में मरा था। और उसके बाद गद्दी पर लास्ट शासक कौन बैठा था? शमसुद्दीन कैमूर बैठा था गद्दी पर। तो यहाँ से अब हम 5 मिनट में पूरा टॉपिक को एक बार रिवीजन करवा देते हैं। कितना मिनट में? 5 मिनट में, 2 दिन में या 2 वीडियो में जितना भी पढ़े हैं दिल्ली सल्तनत को एकदम आराम से इस बुक से। ठीक है। इससे क्या होगा आपका? तो इतना काफ़ी है। इसके बाद सेकेंड वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश का। 1290 से ये बड़ा चला था, आपको पता है ना, ये बहुत बड़ा चला था। 1206 से लेके 1206 से लेकर 1290 तक चला दिल्ली सल्तनत। तो हम लोग थोड़ा सा 1 घंटा का लगभग लग गया वीडियो बनाने में। अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेके 1320 तक चला। लेकिन बात यह है कि इतना चला तो इसमें काम भी बहुत ज़्यादा हुआ था। क्या हुआ था? काम भी बहुत ज़्यादा हुआ था। आपको दिल्ली सल्तनत में 2 ही व्यक्ति के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है, एक खिलजी और एक तुगलक। क्या पढ़ना है? खिलजी और तुगलक। आप खिलजी तुगलक कर लोगे ना तो लोधी वंश मात्र 2 मिनट का काम है। क्या है? 2 मिनट का काम है। उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। आराम से उसको तुम कवर करते जाओ, कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है।